साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है मीडिएशन से। पर जो टॉपिक जो मैंने विचार में लिया है, जो मैंने आज स्पेसिफाई करना है आप सबको, बेसिकली मीडिएशन को हम बात करेंगे इन लाइट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। कि डिस्प्यूट हो गया पति पत्नी का और अल्टीमेटली बात चल रही है मीडिएशन की, तो वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ जो है पति रखे कि सक्सीड हो जाए। कि मीडिएशन हो गया तो वेल एंड गुड, और मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कम से कम वहाँ पर मैं एक ऐसा डिफेंस रेडी कर लूँ कि मेरी वाइफ जो मुझे अल्टीमेटली एक्सटॉर्ट करने पर तुली हुई है, जिसमें उसका परिवार शामिल है, तो उनके विरुद्ध भी जो है मैं सक्षम कानूनी कार्रवाई कर सकूँ। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो आपको ये रास्ता दे रही है और वहीं दूसरी तरफ आपको ये एक महत्वपूर्ण डिफेंस शील्ड भी दे रही है कि अगर उन्होंने बेईमानी करी, आपको धमकाया, एक्सटॉर्ट करने का प्रयास किया, तो यही मीडिएशन उनके लिए बहुत घातक हो जाएगा और अल्टीमेटली उन्हें गंभीर कानूनी परिणाम जो है भुगतने पड़ जाएंगे। तो मैं जो बात डिस्कस करूंगा उसमें कानून के एंगल भी है और फैक्चुअल स्थितियां भी है, मेरिट्स की बात भी है। हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। साथियों एक एक बात को जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि हमें स्थितियाँ क्लियर हो सके। क्लियर है साथियों। बेसिकली जब भी विवाद होगा पति पत्नी के बीच में, विवाद सॉल्व नहीं हुआ घर पर, तो विवाद कहाँ जाएगा? कोर्ट कचहरी में। क्लियर है। जब विवाद सॉल्व होता है घर में, क्लियर है, या समाज में, तो ये भी एक तरीके का मीडिएशन है। पर चूंकि वहाँ एडवोकेट्स नहीं होते या जज साहब नहीं होते हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर इस तरह के मीडिएशंस को कोई भी कानूनी मान्यता नहीं दी जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। पर अगर मीडिएशन आपका हो गया और कोई ना कोई पॉइंट आपके पे सेटल्ड हुआ है, आप कॉम्प्रोमाइज डेट लिख रहे हैं और समाज के पंचों के समक्ष या समाज के व्यक्तियों के समक्ष डॉक्यूमेंट निष्पादित कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा इस डॉक्यूमेंट का एविडेंटरी वैल्यू है। क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कि वाइफ ने बात ना मानी या हस्बैंड ने बात ना मानी या जो बात कमिट करी है उससे मुकर गए, तो ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करके भी हम रेमेडी ले सकते हैं। तो हर एक स्टेज का वैल्यू है, हर एक स्टेप का वैल्यू है जिसको हमको समझना होगा। तो मीडिएशन हम आउटसाइड कोर्ट कर सकते हैं, पंच पंचायत में कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका एविडेंटरी वैल्यू है। क्लियर है बात। ये दूसरी बात है कि अगर पंच पंचायत नहीं बैठी, समाज के लोग नहीं बैठे, मामला आपका सॉल्व नहीं हुआ घरेलू परिस्थिति के अंदर, तो ऐसी स्थिति में मामला जो है कोर्ट कचहरी में पहुंचेगा। क्लियर है साथियों। अगर आप कोर्ट कचहरी कभी जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि एक बोर्ड जो है कोर्ट के बाहर लगा होता है कि मध्यस्थता करें, जरूर करें। मध्यस्थता में ना कोई जीता ना कोई हारा। बेसिकली कोर्ट का जोर क्या है कि जितना ईजी गोइंग तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व हो उतना बढ़िया रहेगा। इसलिए आप देखिएगा हर 2 महीने 3 महीने में लगती है स्थायी लोक अदालत। उसका पर्पस क्या है कि डिस्प्यूट सॉल्व किए जाए, निपटाए जाए। ऑलरेडी इंडियन कोर्ट जो है ओवरबर्डन है। अगर आप बात करोगे निपटाने की तो जज भी आपसे खुश रहेगा। अगर आप बात करोगे विवाद की तो उसको तय करना पड़ेगा मेरिट्स पे। डिसीजन अगर आपके पक्ष में होगा, जज आपके लिए ईमानदार हो गया, अगले के लिए बेईमान हो गया। और अगर उसके पक्ष में हो गया तो उसके लिए जज ईमानदार हो गया और आपके लिए बेईमान हो गया। तो ये इंडियन मेंटेलिटी है, ये चलती रहेगी। और इसके साथ साथ कई बार हम अपने एडवोकेट्स तक भी संदेह कर लेते हैं कि अगर आपका वकील जो है अगर केस में आपको रिलीफ नहीं दिला पाता है तो बेईमान हो गया, वो अगली पार्टी से मिल गया होगा। कई बार होता है ऐसा। और इसी प्रकार जो अपोजिट पार्टी है उसका वकील भी अगर उसको रिलीफ नहीं दिला पाया तो वो एडवोकेट लाजमी सी बात है बेईमान हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपना माइंड सेट जो है ओपन रखना पड़ेगा। और जब भी लड़ रहे हैं तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, विश्वास किसी पे नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। अपना खुद का दिमाग लगाना है, फैक्ट्स को समझना है, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आगे बढ़ना है। कोई कितना भी कह ले, कुछ भी कह ले, हमें अपना माइंड अप्लाई करना है। क्लियर है बात। ये साथियों जब भी मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जो है मैटर जो है डिस्कस होगा, तो अल्टीमेटली हम यूजुअली कोर्ट से कहेंगे भाई हम इस केस का निस्तारण चाहते हैं। और अगर आप नहीं भी कहेंगे तो जज साहब जो है आपको ऑप्शन देंगे कि भाई आप एक काम कीजिए कि आप मीडिएशन करा लीजिए। मीडिएशन में क्या होता है कि बेसिकली ये कमरे में भेजते हैं आपको। वहाँ पर एक ट्रेंड मीडिएटर जो है बैठा होता है, जो आपकी बात सुनता है बारी बारी और अपनी नोटशीट जो है ड्रॉ करता है ताकि वो अपना निष्कर्ष जो है वो कोर्ट को दे सके। मीडिएशन सेंटर में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो बातें कहते हैं और जो बातें अपोजिट पार्टी कहती हैं, जो उसकी प्रॉपर राइटिंग है, उसको किसी भी रूप में कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्लियर बात ये। तो हमें बात करनी है ओपन मीडिएशन की। मीन्स ऐसा मीडिएशन हो जो कोर्ट के बाहर हो। और कोर्ट से कहिएगा कि हम खुद भी सक्षम हैं बातचीत करने में, हमारी वाइफ भी सक्षम है, जो कुछ बातचीत हम कर सकते हैं और बैठकर जो है मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो मीडिएशन आउटसाइड कोर्ट होगा उस पर एक प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस। साथियों उस मीडिएशन के लिए आप किसी होटल में गए,
किसी कमरे में गए, चाहे आप है, आपकी वाइफ है, उसके घर वाले हैं, आपके घर वाले हैं, जो बातचीतें अब होंगी वो होंगी कोर्ट के डॉक्यूमेंट से परे जाके। वो लिख रही है भाई कोर्ट में कि मुझे मारा पीटा गया, दहेज की मांग की गई, मुझे हैरेस किया गया और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। जबकि मीडिएशन में क्या होगा, जो आउटसाइड कोर्ट हो रहा है कि नहीं जी हम तो ये मैटर सॉल्व कर लेंगे, हमें 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख 60 लाख चाहिए। साथ ही जो बातचीत हो रही है अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्लियर है, तो इट विल नॉट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 1973 का, जो ये कहता है कि कोई प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में कोई एविडेंस जो है कलेक्ट हुई और वो प्रोसेस भले ही अगेंस्ट लॉ है या ऐसा कोई प्रोसेस जिसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो जो एविडेंस कलेक्ट हुई है अगर किसी क्राइम को इंडिकेट कर रही है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वो एविडेंस एडमिसिबल है, उसको सुगमता के साथ कोर्ट में पेश कर सकते हैं और आप पर कोई कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित नहीं हो सकती। साथियों, बेसिकली आप एक बात समझिएगा कि अगर आपने ऐसी कोई बातचीत रिकॉर्ड कर ली है जिसमें आपको धमकाया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है या पैसों की अनुचित मांग हो रही है, बेसिकली क्या है, क्राइम है। ये क्राइम है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये क्राइम है एक्सटॉर्शन। तो जो वो कंसर्न रिकॉर्डिंग है उसको करने के बाद आप एक डेट लीजिए और कोर्ट को इन्फॉर्म कीजिए कि भाई अगली डेट पे जो है हम अपना निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, तब तक हमें समय दीजिए। उस रिकॉर्डिंग को लेकर जाना है हमें एक्सपर्ट के पास में, उसका कराइए एनालिसिस और जो जो शब्दावली कही गई है आपकी वाइफ के द्वारा, उस कंसेंट ट्रांसक्रिप्शन, उस कंसेंट एविडेंसेस के बेसिस पे वाइफ को नोटिस दे दीजिए कि जो है आप हमें एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, इस खेल में ये लोग शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसकी आवाज़ है वो डिनाई करने पाएगी, डिनाई करती है तो आपके पास अगेन इंस्ट्रूमेंट तैयार है सेक्शन 349 BNSS का, तो उसके लिए ट्रबल है। और इसके अलावा इस तरह के एविडेंसेस हैं, उसको मालूम पड़ गया भाई रिकॉर्डिंग हो चुकी है और अब जो है मेरा खेल ख़त्म हो गया, तो डेफिनेटली जो विपक्षी पक्षकार हैं ये बैकफुट पा लेते हैं, फिर वापस आएंगे अरे भाई फ्री में कर लो, निपटा दो, राजीनामा कर लो, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं एक इजी वे में डिस्पोजल होने के। अदरवाइज तो क्या होगा, कोर्ट केस चलेगा वो तो उनको ही मालूम है, कोर्ट केस में जो है 1 साल 2 साल 3 साल खिंच जाएंगे, उनको ही मालूम है, पर अल्टीमेटली हमें फ़ायदा क्या होगा। तो हमें दोहरे फ़ायदे जो है अडॉप्ट करने हैं एक ही प्रोसेस से कि अगर मीडिएशन हो गया, अगर वो लोग सच्चे हैं, डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहते हैं इन द ईजी वे, तो ये मीडिएशन एक अच्छा रास्ता है। पर अगर लगता है बेईमान है और ये लोग जो हैं किसी भी रूप में जो है हमें अरेस्ट कर सकते हैं, तो आउटसाइड कोर्ट जाकर भी हम इस तरह का अगर प्रोटोकॉल लेते हैं तो वहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक एविडेंस जो आपके पास में है जो इंडिकेट कर रही है गिल्ट ऑफ योर वाइफ एंड द कंसर्न्ड फैमिली ऑफ योर वाइफ, तो ऐसे सिनेरियो में वो साक्ष्य एडमिसिबल है। उनका जो कॉन्डक्ट है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो क्रेडिट है, उसको भी आप इम्पीच कर सकते हैं और इसके अलावा उन पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई मीडिएशन की आड़ में कई बार जज साहब खुद भी कह सकते हैं कि भाई आप अपने घर में मीडिएशन कर लो या कहीं पड़ोस में मीडिएशन कर लो बैठ के तसल्ली से। तो एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर जो भी आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर शोर शराबा होगा या कोई ऐसी स्थिति वहाँ पर बन रही है कि आसपास के लोग हैं या थर्ड पार्टी आ जाएंगी वॉइस, या आसपास जो वाहन हैं उनकी आ जाएंगी वॉइस, तो उस जगह मीडिएशन नहीं करना अपने को। एक अपने को जगह ऐसी चाहिए कि जहाँ पर पीस हो, जो बातचीत हो रही है वो टेक्निकली रिकॉर्ड हो सके और उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर जो भी कानूनी कार्रवाई हम कर सकें और जो अपना प्रॉपर डिफेंस है हम रेडी कर सकें अगर आवश्यकता है तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि मीडिएशन के जरिए हम 2 पॉइंट पर काम कर सकते हैं। अगर मैटर सॉल्व हो रहा है देन इट इज़ गुड, और मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है और आपको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो है हम कार्रवाई का बेस जो है रेडी कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपने को? तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज के टॉपिक के माध्यम से आपको ये कन्वे किया कि किस तरह मीडिएशन करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल जो है ध्यान में रखने हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशियल मीडिएशन मीन्स जो कोर्ट के बाहर जाके मीडिएशन है उसका क्या बेनिफिट होगा और किस तरह से हम इसको जो है लागू करा सकते हैं और किस तरह से उनके एडमिशन्स पे जो हम काम कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? और अंतोगत में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी वो कहेंगे अपना एडमिशन देंगे, ये एडमिशन स्वतः ग्राह्य होगा और धारा 17 के ऊपर लागू होंगे, क्योंकि आप पुलिस नहीं है। तो इस सिनेरियो में जो एडमिशन है इट इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, और सेक्शन 17 जो मैंने आपको बताया भी है उस कॉन्टेक्स्ट में ये एडमिशन जो है रेलिवेंट हो जाएगा, तो वहाँ हमको फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है बात ये? तो आपकी समझ, आपकी सूझबूझ ही आपको बचा पाएगी। ये स्थिति वैसे ही है कि एक बार डिस्प्यूट हुआ था अकबर में और बीरबल में। डिस्प्यूट क्या था कि एक ऑफर दिया महाराजा ने कि जो कोई भी व्यक्ति रात भर पानी में खड़ा रहेगा उसको हम जो है इनाम देंगे। एक व्यक्ति जो है खड़ा हो गया, महाराज ने जो है पूछा करण भाई आप खड़े हो गए तो उसका राज क्या था? तो बोले आपके जो महल में दिया था मैं उससे जो है एनर्जी चूस रहा था या एनर्जी में ग्रहण कर रहा था। क्लियर है बात ये? तो अल्टीमेटली जो है इनाम देने से मना कर दिया।
बात चुप गई बीरबल को, क्लियर है। दरबार में उनको बुलाया गया नेक्स्ट डे, तो वो नहीं आए। तो बोले क्या हो गया, कि बोले साहब मेरी खिचड़ी बन रही है। तो बोले खिचड़ी बनने में टाइम इतना क्यों लग रहा है। बोले साहब वो आपके दरबार का जो ईंधन है, उसका जो पूरा जो है ना तरीके से जो उसको गरमाइश है मैं दे रहा हूँ, और खिचड़ी जो है लटकी हुई पेड़ के ऊपर। तो महाराजा बोले कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, भाई गरमाइश कहीं और की, आग कहीं और जल रही है और खिचड़ी कहीं और है, तो कैसे गरमाइश मिलेगी उसको। तो बोले महाराज वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कल अन्याय कर दिया उसके साथ में, तो वो अन्याय ना हो, ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल था उसका, क्लियर है बात ये। तो मेरा वही तो कहना है आपसे कि लाइफ में कई गलतियाँ हमसे हो जाती हैं कि हमने गलत वाइफ चूज़ कर ली, या हम जो है शिकार हो गए ब्लैकमेलिंग का, बट और शिकार ना हो, हम प्रॉपर डिफेंड कर सकें। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ क्या है हमको जो है मालूम नहीं है, पर कोई आपको गाइड करेगा या असिस्ट करेगा तो कम से कम ये मालूम पड़ जाएगा भाई हम अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं। वो गलतियाँ आपको रियलाइज़ हो, जिस कारण मैं कंटेंट को लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और तभी सामग्री को जो है आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको एनलाइटन किया विषय वस्तु के ऊपर। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।